नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सोनी और इस वक्त मैं मौजूद हूं जन सरोकार की खबरों से ताल्लुक़ रखने वाले गांव के लोग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, 4 जून को जब तक परिणाम सामने नहीं आ जाता तब तक आप सब इस संशय में घिरे रहने वाले हैं कि देश का क्या होने वाला है। लेकिन अगर आप हथकंडों से खुश हैं और एक दल के अनैतिक हथकंडों से आपको लगातार आनंद की प्राप्ति हो रही है, आपका पूरा भरोसा इस बात पर है कि जब तक ईवीएम है तब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग ही जीत का परचम फहराते रहेंगे, तब तो आपको परेशान रहने की आवश्यकता नहीं है। परेशान तो उनको होना है जो हर रोज सूरत और इंदौर देख रहे हैं। परेशान तो उनको होना है जो देख रहे हैं कि 3000 से ज़्यादा महिलाओं के यौन शोषण के मामले में देश का मीडिया खामोश है और खबरें चल रही है विदेशी मीडिया में। Outrage in southern India after hundreds of videos were circulated showing a member of parliament allied to Prime Minister Narendra Modi's Bharatiya Janata Party allegedly abusing women. Prajwal Ravena, who is the grandson of former Indian Prime Minister H.D. Deve Gowda, has denied any wrongdoing, but was suspended from the Janata Dal Secular or the JDS party over these allegations. Police are investigating claims the MP assaulted several women. While his father, H.D. Ravena, who is a legislator in the Karnataka State Assembly, has also been accused in a police complaint lodged by a former employee of the family of sexual abuse. कोविशील्ड का टीका लगाने वाले लोगों की सांसें अटकी हुई है और परेशान वे लोग हैं जो देख रहे हैं कि पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद भी चुनाव आयोग यह बताने की स्थिति में नहीं है कि मतदान में कहां कितने लोगों ने हिस्सेदारी दर्ज की, मतदान का कुल सही आंकड़ा क्या है। यदि मशीनों में वोट देने के बाद भी देश की जनता को सही समय पर यह पता नहीं चल पा रहा है कि पहले और दूसरे चरण के मतदान में कुल कितने लोगों ने हिस्सेदारी दर्ज की, मतदान का सही फिगर क्या है, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। कितने दुर्भाग्य की बात है कि मतदान का सही प्रतिशत बताने में चुनाव आयोग को 10 से 12 दिन का समय लग रहा है। जब इतना दिन लगना ही था तो फिर बैलेट पेपर से चुनाव करवा लेने में क्या दिक्कत थी। देश में अब तक जितनी बार भी चुनाव हुए हैं उनमें राजनीतिक अटकलें, कयास और अनुमान महत्वपूर्ण होते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2024 का जो चुनाव है वो संशय और कुहासों पर जाकर टिक गया है। पहली बार देश का मतदाता एक ऐसे चौराहे पर खुद को खड़ा पा रहा है जहां से उसे यह समझ में नहीं आ रहा है कि जाना कहां है, इधर या उधर। मतदाता इस संशय में है कि कहीं कोई मशीन उसका वोट चुरा तो नहीं लेगी, वोट पर डकैती तो नहीं पड़ जाएगी। तमाम तरह के संशय और कुहासों के बीच मैं ये नहीं कहूँगा कि आप वोट देने ना जाएं। वोट तो देना ही है, क्योंकि बदलाव तो लड़ने से आता है, घर बैठ जाने से नहीं। चलिए इन सब के बीच आज बात करते हैं छत्तीसगढ़ की 2 आदिवासी सीटों के बारे में जहां 7 मई को चुनाव होना है। पहली सीट है रायगढ़। कभी रायगढ़ की पहचान राजा चक्रधर की नगरी के रूप में होती थी। राजा चक्रधर संगीत और नृत्य के अच्छे जानकार थे। यही एक वजह है कि यहाँ कथक की दुनिया के बेजोड़ कलाकार मिलते हैं, गूढ़ी संगीतज्ञ मिलते हैं और रंगकर्म की दुनिया से जुड़े हुए कलाकार भी मिल जाते हैं। किसी समय देश और दुनिया के पर्यटक राजा चक्रधर के महल को देखने के लिए आया जाया करते थे, लेकिन अब महल की हालत बेहद खस्ता है और वहाँ किराए पर रहने वाले लोगों के अधोवस्त्र सूखते हुए नजर आते हैं। रायगढ़ की सीट पर कांग्रेस ने सारंगढ़ राजघराने से डॉक्टर मेनका सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। मेनका सिंह सारंगढ़, जसपुर और रायगढ़ के लोगों के बीच एक जाना पहचाना नाम है। रायगढ़ में जब लेप्रोसी की दर बढ़ रही थी तो उस दर को रोकने के मामले में मेनका सिंह ने खूब काम किया था और लोग आज भी उनके इस काम को याद करते हैं।
मेनका सिंह का राजनीतिक बैकग्राउंड ठीक ठाक है। उनकी बहन पुष्पा देवी 1980, 1984 और 1991 में इलाके से कुल 3 बार सांसद रह चुकी है। इस सीट पर एक बार अजीत जोगी ने भी चुनाव लड़ा था। उनकी जीत के बाद फिर कभी कांग्रेस ने इस सीट पर जीत का परचम नहीं फहराया। वर्ष 1999 से लेकर वर्ष 2014 तक यहां पर सर्वाधिक 4 बार विष्णुदेव साय ने जीत हासिल की, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की गोमती साय को जीत मिली थी। रायगढ़ लोकसभा में ग्रामीण किसानों के खेतों को निगल जाने वाली कई फैक्ट्रियां मौजूद है। धूल, धुएं और प्रदूषण से पूरा इलाका अटा रहता है। यहाँ काम करने वाले जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो सालों साल से काम कर रहे हैं, वे अक्सर चिल्लाते रहते हैं कि फैक्ट्रियों ने जंगल को निगल लिया, जमीन को खा लिया, केलो नदी को गंदा कर दिया। लेकिन अफसोस, यहाँ पर जल, जंगल और जमीन का मुद्दा कभी भी चुनाव का मुद्दा नहीं बन पाया। रायगढ़ से जसपुर होकर रांची जाने वाली ट्रेन कभी नहीं चली हर चुनाव में, जबकि यह मुद्दा उठता रहता है, सुगबुगाहट होती है और फिर सारा कुछ ठंडे बस्ते में चला जाता है। बहरहाल यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी हैं राधेश्याम राठिया। राधेश्याम राठिया कंवर समुदाय से आते हैं। इस सीट पर भाजपा इसलिए भी ज़्यादा ध्यान दे रही है क्योंकि यहाँ से 4 बार जीत हासिल करके सांसद बनने वाले विष्णुदेव साय हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है। यानी कह सकते हैं कि सीट के साथ मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी है। यदि एक भी सीट हाथ से फिसलती है तो मामला गड़बड़ा जाएगा और ये कहा जाएगा कि बताइए, आदिवासी सीएम के रहते भी सीट पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो जीत दर्ज नहीं कर पाया। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं सरगुजा लोकसभा सीट की। छत्तीसगढ़ के उत्तरी छोर झारखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में भी आदिवासियों का बोलबाला देखने को मिलता है। यह इलाका खनिज संपदाओं से भरा है लेकिन उद्योग विहीन है। रेल सुविधाएं भी यहाँ पर नाम मात्र की है। इस सीट पर सरगुजा राज परिवार की धमक तो दिखाई देती है, लेकिन जो धमक है वह विकास के मामले में पूरी तरह से शून्य है। इस सीट पर कांग्रेस ने शशि सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। शशि सिंह जोगी शासन काल में मंत्री रहे तुलेश्वर सिंह की बेटी है। हालांकि कांग्रेस के पहले यहां भाजपा ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी थी। यहां भाजपा की टिकट पर चिंतामणि महाराज चुनाव लड़ रहे हैं। चिंतामणि महाराज संत रामेश्वर गहिरा गुरु के बेटे हैं और गहिरा गुरु का जो असर है वो उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में काफ़ी है। उनका प्रभाव काफ़ी देखने को मिलता है। गहिरा गुरु ने आदिवासियों के बीच सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ काफ़ी बेहतरीन काम किया है। इस वजह से उनके लाखों लाख अनुयायी हैं। लेकिन गहिरा गुरु जी का प्रभाव चिंतामणि महाराज के वोट बैंक को बढ़ाएगा या कम करेगा, यह देखना अभी बाकी है। इसकी एक वजह यह भी है कि जो चिंतामणि महाराज हैं वो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे और संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष थे। भाजपा के बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और 2 बार विधायक भी रहे। अभी हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दी तो वे फिर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस तरह से वे भाजपा कांग्रेस और कांग्रेस भाजपा ऐसा खेल खेलते रहे हैं। चिंतामणि महाराज की इमेज पूरे इलाके में एक दल बदलू प्रत्याशी के तौर पर बनी हुई है। उनके दल बदलू होने से भाजपा के जमीनी कार्यकर्ता भी असमंजस में हैं। इलाके का मतदाता भी असमंजस में है कि देखिए, एक ही आदमी कभी भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वोट मांगने आता है तो कभी कांग्रेस के नाम पर। चिंतामणि महाराज के दल बदलू होने का जो फायदा है वो कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह को मिलता दिख रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी का एक प्लस पॉइंट यह है कि वह गौड़ समुदाय से है और इलाके में गौड़ समुदाय की जो आबादी है वो थोड़ी ज़्यादा है। बहरहाल 4 जून को जब परिणाम सामने आएगा तब पता चलेगा कि रायगढ़ और सरगुजा के किले पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया है या परंपरागत तौर तरीके से भारतीय जनता पार्टी
का कब्जा बरकरार है। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की 2 सामान्य सीट दुर्ग और रायपुर के बारे में।